नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल GS बाई शिवाच पर। इस लेक्चर से हम पढ़ने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था और ये हमारी जो कंप्लीट सीरीज लगभग जो है 30 से 35 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगी। मतलब आप बोल सकते हैं कि हमारे जो है लगभग 40 दिन या फिर एक महीना 10 दिन हम बोल सकते हैं। तो इतने में हमारा जो है कंप्लीट अर्थव्यवस्था हमारी जो है कंप्लीट हो जाएगी, जिसे हम इंडियन इकोनॉमी बोलते हैं। जितने भी आप एग्जाम देते हैं कहीं ना कहीं आपको भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलते होंगे। तो यहाँ आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। हालांकि कम क्वेश्चन आते हैं परंतु ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आप कंप्लीट जो सारे लेक्चर है मतलब कंप्लीट सीरीज आप ध्यान से फॉलो करिए, तो आपकी जो अर्थव्यवस्था है वो बिल्कुल मजबूत हो जाएगी। मतलब ये जो सीरीज है ऐसे लोगों के लिए भी काम की है जिन्होंने अभी तक अर्थव्यवस्था को पढ़ा नहीं है। मतलब जीरो लेवल से हम पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से। तो ये रहेगी आपकी कंप्लीट हिंदी में। कहीं कहीं आपके जो है इंग्लिश वर्ड भी रहेंगे तो वो भी आपको हिंदी में बताए जाएंगे। तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है। और ये जो है हमारा पहला लेक्चर है इस सीरीज का। तो चलिए देखते हैं इस लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे अर्थशास्त्र क्या होता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था को जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि अर्थशास्त्र क्या है। उसके बाद हम अर्थव्यवस्था क्या है वो जानेंगे, फिर क्रियाएं देखेंगे, आर्थिक क्रियाएं और अनार्थिक क्रिया क्या होती है, अर्थशास्त्र के प्रकार के बारे में जानेंगे, अर्थव्यवस्था के प्रकार के बारे में जानेंगे। तो सारी चीजें हम इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र की। तो अर्थशास्त्र है क्या? अर्थशास्त्र जिसे हम एक प्रकार से धन का शास्त्र बोलते हैं, और इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है? ये एक ग्रीक शब्द है। ग्रीक शब्द कौन सा है? ओकोनोमिया। ओकोनोमिया जो है ग्रीक शब्द है और इसका मतलब होता है गृह प्रबंधन यानी कि होम मैनेजमेंट। तो एक प्रकार से होम मैनेजमेंट जो है इकोनोमिया है और उसी को निकालकर यहां बना दिया गया है इकोनॉमिक्स, जिसे हम बोलते हैं अर्थशास्त्र। तो हम एक प्रकार से बोल सकते हैं इकोनॉमिक्स का मुख्य रूप से प्रयोग होता है घर के मैनेजमेंट पर। अब घर के मैनेजमेंट से अगर बात करें तो घर में जैसे कि एक पर्सन है, उसको सैलरी मिलती है, सैलरी को एक महीने में किस प्रकार यूज किया जाए ताकि उनकी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। उसी प्रकार अगर बड़े लेवल पर बात करें तो नेशनल लेवल की बात करें तो नेशनल लेवल पर जितनी भी जो प्राप्तियां हो रही उन प्राप्तियों को ध्यान में रखकर कितने प्रकार की जो योजनाएं है या फिर पूरी कंट्री है, कंट्री में उसका वितरण किस प्रकार किया जाए ताकि सभी की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। तो यहाँ पे जो कंप्लीट है एक प्रकार से उसको गृह मैनेजमेंट यानी कि गृह प्रबंधन हम बोल सकते हैं। और ये जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स एक प्रकार की सामाजिक विज्ञान की एक शाखा के रूप में उसे जाना जाता है, जिसके अंतर्गत उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण इन सभी चीजों का अध्ययन किया जाता है। अब ये है क्या चीज? तो उत्पादन आप समझ सकते हैं। उत्पादन का मतलब होता है किसी भी कंट्री के द्वारा क्या किया जाता है? उत्पादन किया जाता है। उत्पादन आप मशीनरी का ले सकते हैं या कोई चीज का ले सकते हैं, बिस्किट का उत्पादन ले सकते हैं या फिर गेहूं या फिर अनाज से ब्रेड बनाने का उत्पादन ले सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनका उत्पादन किया जाता है। तो उत्पादन मतलब निर्माण करना, ठीक है। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे विस्तार से। उसके बाद होता है उपभोग। तो उपभोग का मतलब क्या होता है? जो चीज उत्पादित की गई है उसको अपने उपयोग में यानी कि यूज में लेके आना, उसे क्या बोलते हैं? उपभोग कहते हैं। अब विनिमय, विनिमय की बात करें तो विनिमय दो प्रकार के होते हैं। पुराने समय के अगर ले लें तो पुराने समय में जो होता था वस्तु विनिमय होता था, परंतु आज की डेट में अगर बात करें हम तो मुद्रा, उसको मुद्रा में कन्वर्ट कर दिया गया। मुद्रा यानी कि मनी, ठीक है। तो यहां देखिए, एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति से वस्तु देता है और उसके बदले में कुछ चीज प्राप्त करता है, उसे क्या बोलते हैं? एक्सचेंज। एक्सचेंज यानी कि विनिमय। तो विनिमय मतलब होता है लेन देन। जैसे कि कोई व्यक्ति जो है अपनी वस्तु को बेचकर कुछ प्राप्त कर रहा है, या तो मुद्रा प्राप्त कर सकता है या फिर कोई वस्तु प्राप्त कर रहा है, वस्तु के बदले में वस्तु प्राप्त कर सकता है। तो इसे क्या बोलेंगे? विनिमय बोलेंगे। फिर बात करते हैं वितरण की। तो वितरण का मतलब क्या होता है? जैसे कि वितरण मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। आप जैसे गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट ने क्या करी, सारी जगह से जो है स्टोरेज कर ली। अब कोई भी चीज स्टोरेज कर ली, अनाज हो गया, जो भी चीज है, तो उसको बांटने के लिए क्या करते हैं? जैसे कि आप देख सकते हैं राशन दुकानें होती है यानी कि जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है उसके अंतर्गत आप देख सकते हैं उचित मूल्य की दुकान जिसे हम बोलते हैं। तो उसके माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट करती है, अलग अलग योजनाएं आती है जहां से डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? वितरण बोलेंगे। तो ये चारों चीजों का अध्ययन ही एक प्रकार से क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र। ये तो बात हो गई पुराने समय की, ठीक है। अब अगर आधुनिक तरीके से हम लें तो आधुनिक तरीके में क्या है? राजस्व भी जोड़ दिया गया है, जन कल्याण भी जोड़ दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, विदेशी विनिमय और बैंकिंग। तो बैंकिंग व्यवस्था जो है पहले उतनी प्रभावी नहीं थी, हाँ, लेकिन ओपन हो चुके थे, परंतु आज की डेट में बिना बैंकिंग के कुछ नहीं होता है। तो ये भी अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। विदेशी विनिमय यानी कि एक कंट्री दूसरी कंट्री से एक्सचेंज कर रही है, वो इसमें जुड़ गया है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मतलब यहाँ हम बोल सकते हैं लिबरलाइजेशन, जो एलपीजी आया था तब से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का काफी बढ़ावा हुआ है। और जन कल्याण, जन कल्याण का मतलब होता है, देखिए, राजस्व प्राप्त होता है टैक्स वसूल कर, टैक्स जो रहता है यानी कि कर वसूला गया गवर्नमेंट के द्वारा और जन कल्याण में उसको लगाया गया। जन कल्याण क्यों करना जरूरी है? क्योंकि किसी देश के नागरिक अगर भुखमरी से मर जाए तो वहां
वहां की जो है बदनामी होगी कि नहीं। तो उसके लिए गवर्नमेंट को मेंटेन करना पड़ता है कि राजस्व वसूले और लोगों को इन सभी चीजों से छुटकारा दिलाए, गरीबी हो गया, भुखमरी हो गया, ये सारी चीजों से, तो उसे बोलते हैं जन कल्याण। तो ये सारी चीजों को इसमें शामिल कर लिया गया है। अब फाइनली हम अंतिम स्टेप में पहुंचे तो अर्थशास्त्र को हम एक प्रकार से क्या बोल सकते हैं, मनुष्य की जो आर्थिक गतिविधियां है उसके अध्ययन को हम क्या बोलेंगे, अर्थशास्त्र बोलेंगे। और अर्थशास्त्र के पिता है एक प्रकार से हम बोले तो एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र के पिता के रूप में जाना जाता है, यानी कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। और इनका जो समय था 1723 से 90 तक था, तो ये आप जान सकते हैं। और इनकी एक बुक भी आई थी, वेल्थ ऑफ द नेशन, ये है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ है भारतीय जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र के पिता के रूप में इन्हें जाना जाता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां जान लेते हैं हम अर्थशास्त्र, हमने जान लिया अर्थशास्त्र एक प्रकार का क्या है, सब्जेक्ट, यानी कि एक विषय है, और या फिर हम बोल सकते हैं एक प्रकार से क्या है, एक सिद्धांत है, या फिर हम एक उसको अध्ययन का क्षेत्र भी बोल सकते हैं। और उसी को अगर बोले तो व्यवहारिक तौर पर, व्यवहार या फिर व्यवहारिक तौर पर उसे यूज में लाएं तो उसे क्या बोलेंगे, अर्थव्यवस्था बोलेंगे। अब अर्थव्यवस्था की बात करें तो दो प्रकार से, दो शब्दों से मिलकर बना है, एक अर्थ और एक व्यवस्था। तो अर्थ का मतलब आप समझते हैं, अर्थ का मतलब होता है धन, और व्यवस्था मतलब होता है प्रणाली, मतलब एक ऐसी प्रणाली जिसके माध्यम से धन को व्यवस्थित किया जाए। तो अर्थ धन व्यवस्थित किसका किया जाएगा, कहीं ना कहीं का किया जाएगा। तो कोई विशेष क्षेत्र का यहाँ जो होता है चुनाव किया जाता है। जैसे एक कंट्री इसमें जुड़ जाती है, तो एक कंट्री उसमें जुड़ गई तो उस कंट्री का नाम साथ में अर्थव्यवस्था, जैसे कि हम बोल सकते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था हमने ले ली, मतलब भारत के अंतर्गत जो धन है या फिर जो भी संसाधन है उसको मैनेज करके आवश्यकताओं की पूर्ति करना क्या कहलाता है, अर्थव्यवस्था, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था हम बोल सकते हैं। तो विभिन्न प्रकार की चीजें हो सकती है, जैसे कि हम बोल सकते हैं, देखिए भोजन वस्त्र, किसी व्यक्ति का जो है भोजन वस्त्र आवास सड़क डाक सेवा चिकित्सा सुविधा शिक्षा, ये सारी चीजों की आवश्यकता होती है, तो उनकी पूर्ति किस प्रकार किया जाए, मतलब एक देश के अंतर्गत, उसको बोलते हैं हम अर्थव्यवस्था। ठीक है, और अर्थशास्त्र हो गया इसी का विषय, मतलब उस विषय के अंतर्गत हम यहाँ पे जो है इसका यूज करते हैं। तो आप समझ गए होंगे अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में क्या फर्क है। एक विषय है और उसको व्यवहारिक तौर पर अध्ययन क्या कहलाता है, अर्थव्यवस्था। ये किसी क्षेत्र यानी कि किसी कंट्री के साथ में जोड़कर लिखा जाता है और इसको सेपरेट नहीं लिखा जा सकता। और अर्थशास्त्र होता है एक विषय है, उसको सेपरेट लिखा जा सकता है। अब देखिए अर्थशास्त्र के जनक तो हमने देख लिया एडम स्मिथ, परंतु अर्थव्यवस्था के जनक कौन है, मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था के जनक कौन है। तो फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमी यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था के जनक के रूप में जाना जाता है पीवी नरसिम्हा राव को। और पीवी नरसिम्हा राव कौन थे, ये एक्स प्राइम मिनिस्टर यानी कि पूर्व प्रधानमंत्री भारत के थे, और इनका जो कार्यकाल था 1991 से 96 के अंतर्गत था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो संसाधन होते हैं, मतलब एक मनुष्य है, मनुष्य क्या करता है, जो सीमित संसाधन है, सीमित संसाधन आप बोल सकते हैं जो भी जिससे हम रिक्वायरमेंट हमारी जो जरूरतें है या फिर हमारी जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति करते हैं। तो सीमित संसाधनों का प्रयोग करके या फिर उनको किस प्रकार यूज किया जाए ताकि जो असीमित आवश्यकता है उनकी पूर्ति की जा सके और मनुष्य को संतुष्ट किया जा सके। तो इसलिए वो है विभिन्न प्रकार की क्रियाएं दिन प्रतिदिन करते रहता है। तो उन क्रियाओं में हम देख सकते हैं दो प्रकार की क्रियाएं होती है। तो दो प्रकार की क्रियाएं कौन कौन सी होती है, एक तो आर्थिक क्रिया होती है और एक अनार्थिक क्रिया होती है। तो आर्थिक क्रियाओं को हम सिंपल फॉर्म में अगर देखें तो जिनका उद्देश्य होता है, मतलब जिनका संबंध धन से होता है और जिनका संबंध धन से नहीं होता है वो होती है अनार्थिक क्रियाएं। तो पहले देख लेते हैं आर्थिक क्रियाएं। तो जिनका संबंध धन से होता है मतलब हम सीधे सीधे अगर देखें तो ऐसी क्रियाएं जिनका उद्देश्य धन कमाना होता है उसे हम क्या बोलेंगे, आर्थिक क्रिया के रूप में उन्हें जान सकते हैं। जैसे कि देखिए एक टीचर है पढ़ाकर धन कमाता है, बिजनेसमैन है व्यापार करके धन कमाएगा, लेबर मजदूरी करके उसको मजदूरी मिलेगी, डॉक्टर अपनी सेवाएं देगा उसके बदले में उसको यहाँ पे लाभ मिलेगा। तो ये जो है सभी है इनका फोकस क्या है, धन कमाना है। ठीक है, तो ये जो हो गई हमारी आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आ गई। अनार्थिक क्रिया की अगर बात करें तो जिनका उद्देश्य धन कमाना नहीं होता है, जैसे कि सोशल एक्टिविटीज यानी कि जो सामाजिक क्रिया होती है वो हो गई हमारी अनार्थिक क्रिया के अंतर्गत। रिलीजियस यानी कि धार्मिक क्रिया की अगर बात करें तो ये भी हो गई क्या हमारी अनार्थिक क्रिया हो गई। और पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक क्रिया हो गई। तो राजनीतिक क्रिया की अगर बात करें तो ये भी हो गई हमारी क्या, अनार्थिक क्रिया। हालांकि आप आज की डेट में अगर देखें तो कहीं विशेष जगह पे ही ऐसा मिलेगा कि धार्मिक क्रिया को अनार्थिक क्रिया हम बोल सकते हैं, परंतु उसके बैकग्राउंड में धन चलते रहता है। तो यहाँ पर राजनीतिक के अंतर्गत भी ऐसा होता है। तो हाँ, फिर भी हम यहाँ बोलेंगे कि जो सामाजिक धार्मिक और राजनीतिक क्रिया है वो अनार्थिक क्रिया की श्रेणी में आती है। तो आप समझ गए होंगे दोनों। अब इकोनॉमी हमने देखे, अर्थव्यवस्था हमने देखे। तो अर्थव्यवस्था कोई भी देश की जो अर्थव्यवस्था होती है इसकी सेंट्रल लेवल पर क्या प्रॉब्लम होती है। तो सेंट्रल लेवल पर जो प्रॉब्लम होती है वो मुख्य प्रॉब्लम होती है संसाधनों का आवंटन, यानी कि जो संसाधन यानी कि सोर्सेस है जिनके माध्यम से आवश्यकताओं की पूर्ति की जानी है, तो उनका आवंटन या उनका वितरण या उनको कहां कहां आवंटित किया जाए ताकि आसानी से हमारी जो है सारे जो सीमित संसाधन है उनके माध्यम से जो असीमित आवश्यकता है उनकी पूर्ति
की जा सके। ठीक है, तो हम वही देखने वाले हैं कि संसाधनों का आवंटन कैसे किया जाए, इसके अंतर्गत जो है क्या उत्पादन किया जाए, यानी कि क्या उत्पादित किया जाए, ये मुख्य फोकस होता है किसी भी अर्थव्यवस्था का। उसके बाद क्या उत्पादित किया जाए वो तो ठीक है, कैसे उत्पादित किया जाए और कितना उत्पादित किया जाए ये भी मुख्य फोकस होता है। उसके बाद अब उत्पादन तो हो गया, किसके लिए उत्पादन किया जाए ये भी मुख्य फोकस। तो ये तीनों मुख्य प्रॉब्लम होती है। इन तीनों के अंतर्गत संसाधनों का आवंटन किस प्रकार किया जाए, किसी जो इकोनॉमी है, यानी कि किसी अर्थव्यवस्था की मुख्य प्रॉब्लम होती है। तो यही चीजें, ये 3-4 चीजों के अंतर्गत हमको फोकस करना है और इन्हीं को लेकर हमको चलना है। तो ये मुख्य फोकस रहता है किसी भी इकोनॉमी का। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के प्रकार, मतलब अर्थशास्त्र के प्रकार के बारे में हम जानेंगे। तो अर्थशास्त्र के प्रकार 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक मैक्रो को हम बोल सकते हैं एक प्रकार से, हिंदी में अगर बात करें तो समष्टि, और एक प्रकार से ये क्या होती है? बिग, यानी कि बड़ी होती है, और इसे हम बोलेंगे व्यष्टि यानी कि स्मॉल बोल सकते हैं। तो मैक्रो जो हो गई समष्टि यानी कि बड़े लेवल पर, और माइक्रो यानी कि व्यष्टि जिसे हम छोटे लेवल पर बात करते हैं। तो सिंपल सी बात है, किसी कंप्लीट यानी कि किसी देश की जो अर्थव्यवस्था है, आर्थिक क्रिया है, या जो किसी प्रॉब्लम है उनका अध्ययन करना, मतलब जिस अर्थशास्त्र के अंतर्गत उनका अध्ययन किया जाता है उसे हम बोलेंगे मैक्रो यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र, जो बड़े लेवल पर काम करती है। जैसे कि हम उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं, राष्ट्रीय आय की गणना जहां की जाती है, कुल रोजगार, कुल बचत, राजकोषीय नीति जिसे हम फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं, आर्थिक विकास यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अंतरराष्ट्रीय बाजार से संबंधित जो सिद्धांत है उसकी संकल्पना, ये सारी चीजें जहां होती है उसे हम क्या बोलेंगे? मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलेंगे, जिसे हम समष्टि अर्थशास्त्र बोलते हैं। उसके बाद देखते हैं माइक्रो यानी कि व्यष्टि, जिसे हम छोटे लेवल पर, मतलब पर्टिकुलर एक कंट्री के अंतर्गत किसी क्षेत्र विशेष ना बोलकर हम बोलेंगे एक विशिष्ट फर्म, यानी कि किसी व्यक्ति हो गया, कोई कंज्यूमर हो गया, कोई उपभोक्ता हम बोल सकते हैं, विशिष्ट फर्म, विशिष्ट उद्योग, व्यक्तिगत कीमत या विशिष्ट वस्तुओं से संबंधित जो इकोनॉमिक्स होती है उसे हम क्या बोलेंगे? माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र, जो छोटे लेवल पर काम करती है। तो ये हम दोनों चीजें जान लिए। अब ये देखिए, मैक्रो और माइक्रो जो शब्द है, इनका जो सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? ये प्रयोग किया था सबसे पहले किसने? एक पर्सन थे जिनका नाम है रेगनॉर फ्रिस्क ने इनका प्रयोग किया था। अब किया था 1933 में, ये बात भी आपको याद रखनी है। और सेपरेट अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का प्रतिपादन किसने किया था? ये किया था जॉन मेनार्ड कीन्स ने किया था। किसका प्रतिपादन किया था? मैक्रो इकोनॉमिक्स का। और दोनों शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? रेगनॉर फ्रिस्क ने 1933 में किया था। ये बात भी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था के प्रकार। तो अर्थव्यवस्था के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं, यहां देख सकते हैं। अब देखिए, पूंजीवादी यानी कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, समाजवादी यानी कि इसको सोशलिस्ट इकोनॉमी हम बोल सकते हैं, मिश्रित यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी, खुली अर्थात ओपन इकोनॉमी, और बंद अर्थात क्लोज्ड इकोनॉमी। ठीक है, तो ये 5 प्रकार के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, यानी कि हम बोल सकते हैं इसको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हम सिंपल अगर तौर पर देखें तो जहां पर गवर्नमेंट का हस्तक्षेप शून्य होता है, मतलब गवर्नमेंट वहां पर हस्तक्षेप नहीं करती या तो ना तो नियंत्रण करती है, तो गवर्नमेंट या अर्थात हम राज्य बोल सकते हैं, राज्य का नियंत्रण शून्य होता है, उसे हम बोलेंगे कैपिटलिस्ट यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अब किसका नियंत्रण होगा? यहां पर निजी व्यक्तियों का, निजी क्षेत्र अधिक प्रभावी रहेंगे और साथ ही साथ स्वतंत्र भी रहेंगे व्यापार करने के लिए। तो यहां देखिए, जहां पर आर्थिक गतिविधियों पर राज्य का न्यूनतम नियंत्रण होता है और निजी क्षेत्र वहां पर अधिक प्रभावी होते हैं और स्वतंत्र भी होते हैं, ऐसी अर्थव्यवस्था को हम क्या बोलेंगे? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बोलेंगे। ये जो अर्थव्यवस्था किसके सिद्धांत पर काम करती है? ये जो लेजर फेयर यानी कि एडम स्मिथ के लेजर फेयर के अहस्तक्षेप सिद्धांत पर काम करती है। अहस्तक्षेप मैंने पहले ही बताया, जहां पर राज्य हस्तक्षेप नहीं करती है वो उसको बोलेंगे अहस्तक्षेप का सिद्धांत, एक प्रकार से अहस्तक्षेप हम बोल सकते हैं। तो ये सिद्धांत पर वर्क करती है। और उत्पादन के जो सभी साधन है जिस पर निजी व्यक्तियों का अधिकार होते हैं वो होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। बाजार की सारी शक्तियां अधिक प्रभावी होती है क्योंकि वहां पर निजी व्यक्तियों का प्रभाव ज्यादा रहता है। और इसके अंतर्गत कौन कौन सी कंट्री आती है? उदाहरण के तौर पर हम देखें तो यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, और ये जो है फर्स्ट दुनिया के देश इनको गिना जाता है। तो आप समझ गए होंगे, जहां पर निजी व्यक्तियों का अधिक प्रभाव होता है और खास करके वो स्वतंत्र भी होते हैं, तो उन्हें हम बोलेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। फिर इसी के विपरीत हम बात करें तो सोशलिस्ट इकोनॉमी यानी कि हम बोल सकते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था।
समाजवादी अर्थव्यवस्था हम बोल सकते हैं किसको, सोशलिस्ट इकोनॉमी को। और यहाँ पर उसके विपरीत है पूंजीवादी के विपरीत। कैसे, यहाँ पर राज्य का पूरा स्वामित्व यानी कि पूरा नियंत्रण होता है। वहां पर राज्य निगरानी के लिए प्रयोग होता था, निगरानी के लिए अपनी पावर प्रयोग करता था, यहाँ पर पूरा कंट्रोल यानी कि पूरे नियंत्रण के लिए अपना पावर का प्रयोग करेगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं, देखिए राज्य की महत्वपूर्ण शक्ति होती है, मतलब इस अर्थव्यवस्था में राज्य अपनी महत्वपूर्ण शक्ति का प्रयोग करता है और राज्य की समस्त जो आर्थिक गतिविधियां होती है उसको नियंत्रित और निर्देशित भी राज्य के द्वारा किया जाता है। उत्पादन के सभी साधन है उसका स्वामित्व किसके द्वारा होता है, सार्वजनिक क्षेत्र के द्वारा यानी कि राज्य के द्वारा होता है। और इसी विचारधारा को लेकर ये इकोनॉमी चलती है। बाजारी शक्तियां जो होती है वहां प्रभावित है, यहाँ पर पूरी तरह कंट्रोल होती है किसके माध्यम से, राज्य के माध्यम से। तो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था हम बोलेंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं पूर्व सोवियत संघ यानी कि अगर बोले हम इंग्लिश में तो यूएसएसआर हम बोलते हैं, और अभी की दृष्टि में अगर देखें तो रसिया यानी कि रूस अभी हम बोल सकते हैं, इसे दूसरी दुनिया के देश बोल सकते हैं। तो यहाँ पर समाजवादी अर्थव्यवस्था पाई जाती है। अब आगे देखते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। तो मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित का मतलब होता है जहां पर पूंजीवादी प्लस समाजवादी दोनों की विशेषताएं पाई जाती है, उसे हम क्या बोलेंगे, मिक्स्ड इकोनॉमी बोलेंगे। तो मिक्स्ड इकोनॉमी किसे बोल सकते हैं, देखिए जहां उदारवादी यानी कि पूंजीवादी और समाजवादी दोनों ही उपलब्ध है, दोनों के गुण उपलब्ध है, उसे हम बोलेंगे मिक्स्ड इकोनॉमी। अर्थात निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का योगदान हो, उसे हम बोलेंगे मिक्स्ड इकोनॉमी। और निजी क्षेत्र यहाँ पर सार्वजनिक क्षेत्र के सहायक यानी कि सपोर्टिंग एक्टर के रूप में भूमिका अदा करता है। उदाहरण के तौर पर इस प्रकार की अर्थव्यवस्था कहां पाई जाती है, भारत के अंतर्गत, हमारी कंट्री जो है उसके अंतर्गत ये एक प्रकार की अर्थव्यवस्था यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी पाई जाती है। और भारत को तीसरी दुनिया के देश के रूप में गिना जाता है। अब बात करते हैं दो और प्रकार है, एक तो है क्लोज्ड इकोनॉमी और एक है ओपन इकोनॉमी। क्लोज्ड का मतलब समझ लेते पहले। क्लोज्ड मतलब होता है, देखिए किसी भी कंट्री मतलब जो देश होता है उसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है, मतलब कोई चीज इंपोर्ट की जाती है, कोई चीज एक्सपोर्ट की जाती है। तो जहां पर जिस देश में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जो गतिविधियां होती है वो शून्य के बराबर होती है, यानी कि ना तो इंपोर्ट होता है ना ही एक्सपोर्ट होता है, तो ऐसी कंट्री की जो अर्थव्यवस्था उसे हम बोलेंगे क्लोज्ड इकोनॉमी। मतलब जिसमें बाहरी अर्थव्यवस्थाओं से किसी भी प्रकार का संबंध ना हो और आयात और निर्यात की जो गतिविधियां होती है वो शून्य यानी कि जीरो के बराबर होती है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, क्लोज्ड इकोनॉमी। इसमें जो होता है निजी क्षेत्र की भूमिका भी शून्य के बराबर होती है, क्योंकि जब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं हो रहा तो निजी क्षेत्र यहाँ पे शून्य के बराबर वर्क करेगा। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं उत्तर कोरिया यानी कि नॉर्थ कोरिया जो है क्लोज्ड इकोनॉमी के रूप में जाना जाता है। फिर बात करते हैं उसी के विपरीत ओपन इकोनॉमी। तो ओपन इकोनॉमी क्या है, जैसे आयात और निर्यात पर प्रतिबंध कहां लगाया गया था, क्लोज्ड इकोनॉमी है। यहां पर आयात और निर्यात पर प्रतिबंध शून्य होता है यानी कि न्यूनतम प्रतिबंध होता है, इसे हम क्या बोलेंगे, ओपन इकोनॉमी। मतलब जहां पर उदारवादी और निजी आर्थिक तत्वों की प्रभाविता रहती है, यानी कि जहां अधिक प्रभाव रहता है किसका, उदारवादी यानी कि पूंजीवादी का। पूंजीवादी हम बोल सकते हैं जहां पर निजी व्यक्तियों का अधिकार होता है और निजी आर्थिक तत्वों का प्रभाव अधिक रहता है, उसे हम क्या बोलेंगे, ओपन इकोनॉमी। आयात और निर्यात की जो गतिविधियां उस पर जो है न्यूनतम प्रतिबंध होता है यानी कि प्रतिबंध नाम मात्र का होता है। और इस प्रकार की जो अर्थव्यवस्था है, जब हमारी कंट्री में एलपीजी लाया गया था, एलपीजी रिफॉर्म लाया गया था यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, तो ये जो लाया गया था उसके बाद यानी कि 1990 के अंतर्गत 1990 के अंतर्गत ये लाया गया था, तो उसके बाद जो अर्थव्यवस्था है कौन सी, समाजवादी, इसका पतन हो गया था। तो एकमात्र हमारे पास में ऑप्शन क्या बचा हुआ था इकोनॉमी का, खुली अर्थव्यवस्था। तो खुली अर्थव्यवस्था यानी कि ओपन इकोनॉमी 1990 के बाद से हमारे देश में प्रभावी बन गई है। उदाहरण के तौर पर हांगकांग, सिंगापुर, यूके, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड में यहाँ इस प्रकार की इकोनॉमी पाई जाती है। अब आगे देखते हैं कुछ और प्रकार है, जैसे कि हम देख सकते हैं, देखिए आर्थिक विकास के आधार पर कुछ देशों का वर्गीकरण किया गया है। तो इनमें वर्गीकरण के अंतर्गत हम देख सकते हैं, देखिए आर्थिक जो विकसित देश है अलग जाने जाते हैं, विकासशील देश अलग जाने जाते हैं, नवीन औद्योगिकृत देश और अल्प विकसित देश। तो विकसित देश किसे बोलेंगे, विकसित देश का मतलब होता है जहां पर सारी सुविधाएं उपलब्ध हो, जैसे कि जहां औद्योगिकरण प्राप्त हो चुका हो, तृतीय क्षेत्र प्रधान यानी कि सर्विस सेक्टर की जो भूमिका है वो बहुत अधिक है, जिसे हम सेवा क्षेत्र बोलते हैं। राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम बहुत अधिक है। प्रति व्यक्ति आय जिसे हम पर कैपिटा इनकम बोलते हैं वो बहुत अधिक है। और जीवन स्तर काफी हाई है यानी कि ऊंचा है। तो ये सारे गुण जहां उपलब्ध हो उसे बोले, उस कंट्री को बोलेंगे विकसित देश। उसके बाद विकासशील देश की अगर बात करें तो वर्ल्ड बैंक के अनुसार हम देख सकते हैं जहां पर पश्चिमी मानक के आधार पर लोकतंत्र सरकार, मुक्त व्यापार अर्थव्यवस्था, औद्योगिकरण, सामाजिक उन्नति और मानवाधिकारों की प्राप्ति नहीं हुई है। तो इस प्रकार की कंट्री को हम बोलेंगे विकासशील देश। उसके बाद है नवीन औद्योगिकृत देश। तो विकसित देश हमने जाने और विकासशील जाने। तो विकसित देश जो होते हैं और विकासशील, उन दोनों के मध्य जो देश होते हैं, मतलब विकासशील देश से तो आगे बढ़ चुके हैं परंतु विकसित देश के फीचर्स को प्राप्त या विकसित देश की जो नाम है उसको प्राप्त नहीं कर सके हैं, तो ऐसी जो कंट्री है उनको बोलेंगे नवीन औद्योगिकृत देश, मतलब बीच में जो फंसे हुए हैं। फिर बात करते हैं अल्प विकसित देश। तो अल्प विकसित देश बाय यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र के अनुसार हम देखें तो जो देश जो
होते हैं विकास सूचकांक को प्रदर्शित करते हैं और निम्न 3 श्रेणियों को पूरा करते हैं। कौन कौन सी? गरीबी है जहां पे, कमजोर मानव संसाधन है और आर्थिक भेद्यता यानी कि वर्नेबिलिटी जिन्हें हम बोलते हैं। तो वर्नेबिलिटी के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा के निर्यात में अस्थिरता और निम्न स्तर का निर्यात। तो ये सारी चीजें जहां उपलब्ध है वो कहलाएगा क्या? अल्प विकसित देश। तो ये चारों देश आप समझ गए होंगे किस किस प्रकार से अलग अलग उनको वर्गीकृत किया गया है। तो हमने इस लेक्चर में बेसिक तौर पर कॉन्सेप्ट को जाना है, इकोनॉमिक्स के सारे जो प्रकार है उसके बारे में हमने जाना है। अब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम सेक्टर्स के बारे में जानेंगे, यानी कि जो क्षेत्रक होते हैं अर्थव्यवस्था के उनके बारे में जानेंगे, जैसे कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी, टर्शियरी और 2 और होते हैं, तो उनके बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो आप क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर सकते हैं, साथ में लाइक कर सकते हैं वीडियो को, और अगर नहीं पसंद आया तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो पहले आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको जो वीडियो है ढूंढने की जरूरत ना पड़े और इसी प्रकार आपको वीडियो प्राप्त होते रहे। बेल आइकन को क्लिक कर ले ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो, और कमेंट करना ना भूले। आपको वीडियो अच्छा लगा है, बुरा लगा है, कैसा, कुछ सुझाव देना है, आपको कुछ सुधारना है, मतलब लेक्चर में कुछ सुधार चाहिए, और जो लेक्चर आपको कितने बजे चाहिए उसका भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।